गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? अरे यार, मेरी तबीयत लंबी गड़बड़ हो गई है, अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैंने अपने बाकी सारे क्लासेस ऑफ कर रखे हैं। बस बेड से उठता हूँ, आता हूँ, आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज, फिर जा करके कफ की समस्या है। कफ और खांसी बहुत ज्यादा है। आज एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित जनगणना मतलब किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में जातिवार जनसंख्या का विवरण, उनकी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति का विवरण, इसी को जाति आधारित जनगणना की संज्ञा दी जाती है। इसी को कास्ट सेंसस कहा जाता है, इसी को कास्ट बेस्ड सेंसस कहा जाता है। यही है जाति आधारित जनगणना। अगर किसी भी राज्य में, किसी भी देश में किस जाति की संख्या कितनी है और उस जाति का सामाजिक स्थिति कैसा है, शैक्षिक स्थिति कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसा है, इसका जो विवरण कहलाता है, इसी को हम जाति आधारित जनगणना की संज्ञा देते हैं। जनगणना का अर्थ आपको पता ही होगा, किसी भी देश के जनसंख्या का विवरण, केवल जनसंख्या की संख्या नहीं, जनसंख्या का कंप्लीट विवरण को हम जनगणना कहते हैं, सेंसस कहते हैं। और जातिवार यदि ये विवरण कलेक्ट किया जाता है तो हम इसको जाति आधारित जनगणना की संज्ञा देते। ठीक है। यही है जाति आधारित जनगणना, जो आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस टॉपिक को शुरू करने के पहले कुछ चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझने का प्रयास करना। आधुनिक समाज चर्चा कर चुका हूं। स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित समाज को आधुनिक समाज कहते हैं। मानवतावादी मूल्यों के आधार पर बने हुए समाज को आधुनिक समाज कहते हैं। और मानवतावादी मूल्य वे होते हैं जिनसे मानव का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित होता है। और मानव का सर्वोत्तम हित पराधीनता में नहीं, स्वतंत्रता में है। कई बार बता चुका हूं। सोपानिकता में नहीं, समानता में है। मानव के द्वारा मानव के शोषण में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय में है। इसलिए स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय हमारे संविधान का आदर्श है। और आजादी के बाद हमने इन्हीं आदर्शों के अनुरूप भारतीय समाज के निर्माण के लक्ष्य को लक्षित किया। इस लक्ष्य को हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में डाला, रखा। फिर इसी के अनुरूप हमने मौलिक अधिकारों का निर्धारण किया। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर बाकी के अनुच्छेद। और इन्हीं आदर्शों के अनुरूप भारतीय समाज बनाने का निर्देश हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, अपने संविधान में शामिल किया। और इसी के अनुरूप समय समय पर अलग अलग कानून का निर्माण किया या बाकी संविधान के अनुच्छेदों का निर्माण किया। और आजादी के बाद से राज्य के नेतृत्व में कानून के द्वारा, विकास योजनाओं के द्वारा, विकास नीतियों के द्वारा इसी दिशा में बदलाव लाने का प्रयास हम लोगों ने शुरू किया। अब एक बात बड़ा क्लियर है बच्चा, कि हमारा स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की विचारधारा या मूल्य कहता है कि कोई किसी के अधीन नहीं रहेगा, सभी स्वतंत्र हैं, सब बराबर हैं,
सबको समान अवसर उपलब्ध होगा। किसी के साथ जाति आधार पर, लिंग के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां तक तो ठीक है। आप सभी को समान अवसर उपलब्ध करा दिया गया। हम सभी को यह सुनिश्चित कर दिया गया संविधान के माध्यम से कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और हम सबको विकास का लाभ प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध होगा। यहां तक सही है। और हमारा उद्देश्य था एक समतामूलक समाज की स्थापना, एक समाजवादी समाज की स्थापना। क्या केवल इतना भर कर देने से एक समाजवादी समाज की स्थापना संभव हो पाएगी? एक आदर्श भारतीय समाज का निर्माण संभव हो पाएगा? उत्तर था नहीं। क्योंकि पहले से जो हमारे समाज में संरचनात्मक असमानताएं चली आ रही, जो पहले से हमारे समाज में स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी कंटिन्यू है, कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी कंटिन्यू है, एक लंबे समय से आजादी तक विद्यमान थी। जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी आजादी तक चली आ रही थी, ऐतिहासिक रूप से चली आ रही थी। यानी इस स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि पहले से कोई ग्राउंड फ्लोर पर है, हाँ, और कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पर थे। जो ग्राउंड फ्लोर पर थे उनको विकास का लाभ प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया गया था, उनको इन अवसरों से वंचित कर दिया गया था। जातीय सोपान में नीचे की जातियों को बहुत सारे अवसरों से वंचित कर दिया गया था, उन पर ढेर सारी योग्यताएं लाद दी गई थी। और फर्स्ट फ्लोर पर विद्यमान ऊंची जातियों के पास ढेर सारे विशेषाधिकार थे, सारे अवसर उपलब्ध थे। और ये असमानता एक लंबे समय से चली आ रही थी भारत। 47 में हम आजाद हुए और 47 में हमने कहा कि नहीं, अब नीचे की जातियों को या ग्राउंड फ्लोर के लोगों को, शेड्यूल्ड ट्राइब को भी विकास के सारे अवसर उपलब्ध होंगे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, वो भी विकास का लाभ प्राप्त कर सकते। जातीय आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जनजातीय आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आदि 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 आदि। अच्छी बात है। अगर यहां तक कह करके छोड़ दिया गया तो हमारे संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि विकास का लड्डू सरकार ने लटका दिया, विकास का लाभ सरकार ने सामने रख दिया और कहा कि सबको इस लाभ को प्राप्त करने का अवसर है। बट पहले से जो फर्स्ट फ्लोर पर है, ऊंचाई पर है, वो सारा लाभ ले लिया और नीचे वाले को नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता था, ऐसा ही होता। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने एक नई पॉलिसी को एडॉप्ट किया, एक नई नीति को एडॉप्ट किया, जिसको हम कहते हैं संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति, जिसको हम कहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। राज्य के संरक्षण में भेदभाव, भेदभाव मिटाने के लिए भेदभाव। यहां राज्य भेदभाव करेगी ताकि विकास के समान अवसर का लाभ सबको मिल सके और एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। इसके लिए सरकार ने कहा कि भाइयों, एक लिस्ट बनाया जाए, वो कौन है जो बॉटम में है। अब ऐसे कैसे बनाया जा सकता है? वो कौन है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है? ऐसे कैसे बनाया जा सकता है? तो मान लिया गया कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज जातीय असमानताओं से युक्त रहा है और आज भी जाति ही इस असमानता का आधार है, आज भी जाति ही सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार है। इसलिए जाति को ही सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार मान लिया जाए। मतलब
मतलब ये मान लिया जाए कि जो जातीय सोपान में नीचे की जातियां हैं वही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी है। जो जातीय सोपान क्रम में नीचे की जातियां हैं वही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी है। फिर क्या था? वो आकी लिस्ट बनाया जाए इनका, वो कौन सी जातियां हैं जो जातीय सोपान क्रम में नीचे है, और इनकी लिस्टिंग की गई। इन्हीं को कहा गया शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड की गई जाति जो सोपान क्रम में सबसे नीचे अवस्थित है। और मान लिया गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से यही सबसे पिछड़ी जाति है। इसलिए सरकार क्या करेगी? सरकार विशेष प्रयास से इनको नीचे से ऊपर उठाएगी और ऊपर उठाकर इनको भी फर्स्ट फ्लोर पर रख देगी, जहां पहले से ही ऊंची जाति के लोग विद्यमान हैं। जब फर्स्ट फ्लोर पे रख देगी तो इनको भी बराबर का अवसर मिल जाएगा और तब वे विकास का लड्डू, विकास का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, खा सकते हैं। अदरवाइज केवल समान अवसर उपलब्ध करा देने से नहीं होगा। जब तक इस संरचनात्मक असमानताओं को दूर नहीं किया जा सकता है, जिया जाता, यदि जब तक ऐतिहासिक रूप से चली आ रही स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को खत्म नहीं किया जाता, तब तक इस समान अवसर का लाभ बॉटम की जाति को नहीं मिलेगा। और यही सोच करके इस नई व्यवस्था को लाई गई जिसको आरक्षण कहा गया, और उन सभी लोगों की सूची बनाई गई जो सोपान क्रम में नीचे थे, जो ग्राउंड फ्लोर पर अवस्थित थे। ग्राउंड फ्लोर का मतलब यहां होता है सोपान क्रम में नीचे। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, आती 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 आती। और सरकार ने इनके लिए विशेष सुविधा दी जो पहले से चले आ रहे ऊंची जातियों को नहीं दी गई। बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि ये तो भेदभाव कर रही है सरकार, लेकिन सरकार द्वारा किया गया यह भेदभाव ऐतिहासिक रूप से विद्यमान भेदभाव को मिटाने के लिए किया गया भेदभाव था। ये राज्य के संरक्षण में किया गया भेदभाव था, भेदभाव को दूर करने के लिए भेदभाव था, समानता लाने के लिए भेदभाव था, असमानता को दूर करने के लिए भेदभाव था, एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए भेदभाव था। इसलिए इस तरह के भेदभाव या इस तरह की असमानता को या आरक्षण के रूप में किए गए भेदभाव या असमानता को आदर्श माना जाता है, खराब नहीं माना जाता है, खराब नहीं माना जाना चाहिए। ये आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। पहले भी मैंने इस पर चर्चा करी है, आरक्षण पर हमारा स्टैंड हमेशा यही होना चाहिए। इस तरह से आजादी के बाद जाति को ही सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार बनाया गया। फिर बात उठी कि बॉटम की जातियों की लिस्ट तो बना दी गई, उधर जनजातियों की लिस्ट भी बना दी गई, उनको भी माना गया कि सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। लेकिन कुछ जातियां ऐसी थी जो जातीय सोपान क्रम में मध्य में अवस्थित थी। इन जातियों की संख्या में कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पर थे तो कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे। लोगों ने कहा कि ग्राउंड फ्लोर की जातियों को छांटने के क्रम में जिनकी लिस्ट बनाई गई है सरकार उन्हीं को ऊपर उठाएगी, यानी शेड्यूल कास्ट में शामिल जातियों को ही ऊपर उठाएगी। लेकिन उससे ऊपर की जो जातियां हैं तो अन्य जातियां हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में शेड्यूल्ड नहीं है लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है, उसके ढेर सारे लोग ग्राउंड फ्लोर पर। उनको तो विकास का लाभ कभी नहीं मिलेगा। उनको भी विकास का लाभ देने के लिए, उनको भी विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए, उसका रियल आउटपुट के लिए जरूरी है कि उनके लिए भी कुछ आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और यहीं से मामला आता है ओबीसी के आरक्षण का। काका कालेलकर कमेटी का गठन किया जाता है और फाइनली धीरे 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 आकर के 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो फिर मंडल कमीशन का गठन किया जाता है और मंडल कमीशन इनको आइडेंटिफाई करती है और इनको आरक्षण देने की सिफारिश करती है और फाइनली 89 में इनको आरक्षण प्रदान किया जाता है। ओबीसी एक नई कैटेगरी बनाई जाती है, एक नई जातियों की सूची बनाई जाती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस।
लेकिन इनकी सूची बनाते समय एक बात को ध्यान में रखा जाता है कि इसमें जातीय आधार पर तो सूची बनाई जाएगी। मान लीजिए कि हम ओबीसी के अंतर्गत यादव को रखेंगे, लेकिन आरक्षण का लाभ उन यादवों को नहीं मिलना चाहिए जो पहले से फर्स्ट फ्लोर पर विद्यमान है। और उनको रोकने के लिए क्या किया गया? क्रीमी लेयर लाया गया, आपने सुना होगा। यानी जो ओबीसी की जो सदस्य क्रीमी लेयर के हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा जो ग्राउंड फ्लोर पर है। इस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी के रूप में भारत में राज्य के संरक्षण में भेदभाव की एक नई नीति अपनाई गई, आरक्षण की व्यवस्था को लागू की गई ताकि समान अवसर का लाभ सभी को मिल सके और एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। यही है आरक्षण और यही आरक्षण के पीछे का उद्देश्य। उद्देश्य गलत नहीं है, उद्देश्य आदर्श है, और जो भी व्यवस्थाएं रही है वो व्यवस्था भी गलत नहीं। आजादी के 15 साल बीते, 20 साल बीते, 25 साल बीते, 50 साल बीते। जातीय सोपान में ऊंची जातियों में से बहुत से लोग नीचे चले आए सरक कर ग्राउंड फ्लोर पर। मान लिया गया था पहले से कि ऐतिहासिक रूप से जो जातीय सोपान क्रम में ऊपर है वही यहां पर भी फर्स्ट फ्लोर पे है। लेकिन 50-60 सालों में इनमें से बहुत से लोग ग्राउंड फ्लोर पर चले गए जिनके लिए आरक्षण की जरूरत थी। अगर हम एक मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत होकर के आरक्षण की व्यवस्था को ले आए हैं, एक समतामूलक समाज की स्थापना के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था को ले आए हैं, तो ये व्यवस्था मांग करती है, ये उद्देश्य मांग करता है, ये आदर्श मांग करता है कि उन ऊंची जातियों को भी आरक्षण मिलने चाहिए जो कि सरक कर सोपान क्रम में नीचे चले गए। चिंतन हुआ, इस पर मंथन हुआ और फाइनली उनके लिए भी आरक्षण व्यवस्था को रिस्लाइज किया गया और एक ईडब्ल्यूएस की नई कैटेगरी बना दी गई। ये भी एक आदर्श व्यवस्था है, इसको भी आप काटोगे नहीं, इसको भी कहोगे कि ये आरक्षण व्यवस्था का हमारा रेशनलाइजेशन है। फिर इस आरक्षण व्यवस्था में और कई त्रुटियां दिखाई दी। त्रुटि नंबर 1, 50, 60, 70 साल बीतने के बाद उन जातियों में से जिनको शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत शामिल किया गया, उन जातियों में से बहुत से जाति के लोग आज अपनी स्थिति को काफी ऊपर उठा चुके हैं और वो फर्स्ट फ्लोर पर विद्यमान है। अब उनके बच्चे को आरक्षण की जरूरत नहीं है। शेड्यूल कास्ट का कोई एक व्यक्ति करोड़पति है, अपने बेटे को इंडिया के टॉप स्कूल में पढ़ाता है, क्या उसके बेटे को आरक्षण की जरूरत है? अगर उसके बेटे को आरक्षण का लाभ मिलेगा तो फिर वो लाभ मिलना चाहिए उसी शेड्यूल कास्ट के मंगरू को, ढूंढा को, गुरा को, चनेसर को, एक गरीब शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के बच्चे को। रियल में उसको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाया क्योंकि वो लाभ शेड्यूल कास्ट का वो बच्चा ले गया जिसको आरक्षण की जरूरत नहीं थी। इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है और अब कहा जा रहा है कि एससी में भी एक क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब में भी कई ऐसी जनजातियां हैं जो विकास क्रम में काफी आगे निकल चुकी हैं और उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर आरक्षण के 100 लड्डू शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है और 100 लड्डू अगर टॉप पे अवस्थित शेड्यूल ट्राइब के लोग खा जाएं तो बॉटम के लोगों को लड्डू नहीं मिल पाएगा। और आरक्षण व्यवस्था बॉटम के लोगों को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। आरक्षण व्यवस्था बॉटम के लोगों को विशेष सुविधा देने के लिए लाई गई थी ताकि वो समान अवसर का लाभ प्राप्त कर सके और एक समतामूलक समाज के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसलिए शेड्यूल ट्राइब में भी कुछ सब कैटेगरी बनाने की बात उठी, कुछ जगहों पर बनाई भी गई, आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और एक लंबे समय से ओबीसी के अंतर्गत भी कुछ सब कैटेगरी बनाने की बात उठने लगी।
क्योंकि ओबीसी के अंतर्गत जिन जातियों को शामिल किया गया उनमें से कुछ जातियां काफी डोमिनेंट है, काफी दबंग है, काफी शक्तिशाली है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, शैक्षिक रूप से भी, और आरक्षण का सारा लाभ यही ले रही है। और ओबीसी में शामिल वो जातियां जो बहुत पिछड़ी है, ओबीसी के अंतर्गत तुलनात्मक रूप से पिछड़ी है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए लंबे समय से मांग उठ रही थी कि ओबीसी के अंतर्गत ही सब कैटेगरी बनाई जाए, और ओबीसी के अंतर्गत सब कैटेगरी कैसे बनाई जाए, क्या आधार हो, क्या सिचुएशन है, इन सारी चीजों पे विचार करने के लिए 2017 में एक कमीशन का गठन किया गया, जिसको रोहिणी कमीशन के नाम से जाना जाता है, रोहिणी आयोग के नाम से जाना जाता है। रोहिणी आयोग को 14 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी थी। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये 2017 में गठित की गई, 14 सप्ताह में इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन रोहिणी आयोग की रिपोर्ट टलती गई, एक्सटेंशन मिलता गया, और ये 17 से 2023 आ गया, और फाइनली 31 जुलाई को रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई। क्या रिपोर्ट में है, ये बात की चीज है। कुल मिलाकर के है कि ओबीसी के अंतर्गत भी किस जाति की क्या स्थिति है, जो दबंग है क्या उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्या ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण व्यवस्था को कुछ रेशनलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए, ताकि ओबीसी में शामिल उन जातियों के बच्चों को इसका लाभ मिले जिनको वास्तव में जरूरत है, जो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत बॉटम में अवस्थित है। आपको भी लग रहा होगा कि नहीं ये सही है, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था लाया किस लिए गया, इसलिए लाया गया कि जो ऐतिहासिक रूप से विकास क्रम में सबसे बॉटम में है, अगर समान अवसर दे दिया गया तो समान अवसर का लाभ वो नहीं उठा पाएंगे, जो पहले से टॉप पे है वो उठा पाएंगे। तो जो आदर्श है हमारा आरक्षण का, जो उद्देश्य है हमारा आरक्षण का, तभी पूरा होगा जब इस व्यवस्था को रेशनलाइज किया जाए। आरक्षण गलत नहीं है, आरक्षण एक आदर्श व्यवस्था रही है। हाँ, इसके स्वरूप पर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है, इसके नेचर पर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है, जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। प्रश्न खड़ा किया जाता रहा है, प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, और यही कारण है कि इसको रेशनलाइज किया जा रहा है, इसमें तब्दीली लाई जा रही है। आर्थिक आधार पर आरक्षण इसी रेशनलाइजेशन का एक परिणाम है। ओबीसी के अंतर्गत सब कैटेगरी बनाने का प्लान इसी रेशनलाइजेशन का एक परिणाम है। शेड्यूल कास्ट ट्राइब के अंतर्गत एक सर्वाधिक पिछड़े समुदाय की पहचान करना इसी रेशनलाइजेशन का एक परिणाम है। थोड़ा क्लियर है बच्चा? आरक्षण व्यवस्था क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, और क्या क्या इसके अंतर्गत तार्किकीकरण किया जाना चाहिए। और इतनी बातें सुनने के बाद आपके मन में तो जरूर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, या इस बात पर आप जरूर सहमत होंगे कि जब इतनी सारी चीजें भारत में आज जाति के आधार पर विद्यमान है, तो भारत सरकार के पास भारत के सभी जातियों का सामाजिक शैक्षिक स्तर का विवरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन नहीं था, क्योंकि भारत में लंबे समय से जनगणना हो रही थी, लेकिन इस जनगणना में जातीय आधार पर जनगणना का अभाव था। जनगणना करते समय जातिवार किस जाति की सामाजिक शैक्षिक स्थिति कितनी अच्छी है, किस जाति की सामाजिक शैक्षिक स्थिति खराब है, इसके बारे में आंकड़े कलेक्ट नहीं किए गए थे। यानी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। भारत में कास्ट सेंसस पहली बार 1931 में किया गया बच्चा। 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई, आजादी के पहले। आजादी के बाद कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई थी। 1980 में जब मंडल कमीशन का गठन किया गया, तो ओबीसी जातियों की पहचान करने के लिए एक पायलट स्टडी के रूप में जनगणना जरूर की गई। 1980 में
जब मंडल कमीशन का गठन किया गया तो ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियों की स्थिति के आकलन हेतु एक पायलट स्टडी के रूप में जनगणना की गई। ये प्रॉपर जाति आधारित जनगणना नहीं थी, बट फिर भी जनगणना एक की गई थी और इसमें 1257 जातियों को 1257 जातियों को ओबीसी के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया गया। अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत 1257 जातियों की पहचान की गई, जो भारत के कुल जनसंख्या का 52% है। भारत की कुल जनसंख्या का 52% है, यानी टोटल पॉपुलेशन इंडिया का है उसका 52% उन जातियों के हैं जो ओबीसी में शामिल है। ये 1257 जातियों की पहचान उस समय की गई और उसी समय एक जाति आधारित जनगणना की गई, बट पूरे भारत की नहीं, एक प्रकार का पायलट स्टडी था। स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना की शुरुआत होती है 2011 में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जाति भारत में आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में जाति को मान लिया गया, उनकी लिस्ट बनाई गई। पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिर ओबीसी आ गया, फिर आर्थिक आधार पर मांग उठने लगी, ईडब्ल्यूएस आ गया, फिर इस आरक्षण व्यवस्था में त्रुटियों पर चर्चा होने लगी, आरक्षण व्यवस्था को रेशनलाइज करने की बातें उठने लगी और इन्हीं दरमियान होने लगा कि नहीं, भारत में जाति आधारित जनगणना की जानी चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए ताकि प्रत्येक जातियों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का विवरण प्राप्त किया जा सके, क्योंकि उसको जाने बिना जाति आधारित आरक्षण को रेशनलाइज नहीं किया जा सकता है। विभिन्न जातियों की स्थिति को जहां समझे बिना उनके लिए विकास योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2011 में भारत में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत की गई और 31 मार्च 2016 को ये जनगणना समाप्त हुई। यानी 2011 से शुरू हुई और लगभग 5 साल तक चली बच्चा। 31 मार्च 2016 को ये जाति आधारित जनगणना समाप्त हुई, पूरी हुई और ये संसार की सबसे महंगी जनगणना मांगी जाती है, क्योंकि इस सेंसस में 5,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। 5,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। 31 मार्च 2016 को जब जनगणना का काम पूरा हो गया, बट सरकार ने इस जनगणना रिपोर्ट को सामने जारी करने से टाल मटोल करने लगी। कई राजनीतिक दलों ने इन रिपोर्ट को जारी करने की मांग करी। सरकार ने कहना शुरू किया कि इसमें कई त्रुटियां हैं, इस रिपोर्ट में इसको ठीक कराना होगा। ऐसे करते करते 2017-18 चला आया। इधर 17 में रोहिणी आयोग का गठन किया जा चुका था। रोहिणी आयोग ओबीसी को रेशनलाइज करने के लिए जब गठित किया गया था, तो ओबीसी के जातियों की, ओबीसी में शामिल जातियों की सामाजिक शैक्षिक स्थिति क्या है, इसकी जनगणना होनी चाहिए थी। सरकार ने क्या किया कि पिछली जनगणना 2011 वाली, जिसकी रिपोर्ट 2016 में आई थी, उसको जारी करने के बजाय सितंबर 2018 में हमारी सरकार ने यह कहा कि 2021 में पुनः जनगणना कराई जाएगी, जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी और इसमें ओबीसी की जनगणना कराई जाएगी। इधर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य गैर बीजेपी गवर्नमेंट थी, जिन जिन राज्यों में, वहां पर अपने लेवल पर जाति आधारित जनगणना को लेकर के प्रस्ताव लोगों ने पारित करना शुरू कर दिया। जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट को जारी किया जाए, जाति आधारित जनगणना कराई जाए। फरवरी 2019 में और फरवरी 2020 में विधानसभा और विधान परिषद में, बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया।
जब जाति आधारित जनगणना की मांग बहुत ज्यादा होने लगी, तब जाकर के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सितंबर 2020 में 2011 वाली जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सौंपा गया और कहा गया कि उनका वर्गीकरण और श्रेणीकरण किया जाए, उनको व्यवस्थित किया जाए और जारी किया जाए। ये सितंबर 2020 की बात है। 3-4-5 महीने तक सरकार ने उसको जारी नहीं किया और फाइनली मार्च 2021 में, आई रिपीट, मार्च 2021 में राज्यसभा में भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह 2011 की जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा में ये डिक्लेयर किया कि 2011 में जो कास्ट सेंसस किया गया, जिसकी रिपोर्ट 2016 में आई, वह रिपोर्ट सरकार जारी नहीं करेगी, जारी नहीं करेगी, जारी नहीं करेगी। विपक्ष ने फिर इस पर हंगामा मचाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि जारी करे सरकार। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2021 में, मार्च में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में डिक्लेयर किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सितंबर में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करती है और दाखिल करके डिक्लेयर करती है कि जाति आधारित जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें ढेर सारी गड़बड़ियां हैं, ढेर सारी त्रुटियां हैं, उसको जारी नहीं किया जा सकता है, जारी करने लायक नहीं है, जारी करने का कोई मतलब नहीं होगा। सोचो 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके हम यहां पहुंचे। यह सितंबर 2021 की बात है। 2021 की जनगणना में बहुत सारी कठिनाइयां ऑलरेडी कोविड के कारण आ चुकी थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी डिक्लेयर कर दिया कि 2021 में अब जाति आधारित जनगणना कराना संभव नहीं है। मतलब अब आगे देखा जाएगा, जाति आधारित जनगणना आगे देखा जाएगा। दो 2011 वाली जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें ढेर सारी त्रुटियां हैं, और 2021 में जाति आधारित जनगणना कराना संभव नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है कि विपक्ष की प्रतिक्रिया इस पर नकारात्मक आई होगी। विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया, इसके लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अक्टूबर 2021 में तेलंगाना विधानसभा में और नवंबर 2021 में, उसी समय सितंबर 2021 के बाद सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जैसे ही स्पष्ट किया, अक्टूबर और नवंबर में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधानसभा में 2021 में ओबीसी की कास्ट सेंसस कराई जाए, इसके लिए प्रस्ताव पारित कराया गया। 2021 के बाद 2022 आ गया। जून 2022 में बिहार कैबिनेट ने अपने यहां सर्वसम्मति से इस बात की मंजूरी दी कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना कराएगी। बिहार सरकार अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना कराएगी। ये जून 2022 की बात है बच्चा। और बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने का काम, प्रक्रिया शुरू कर दी। और जनवरी 2023 से बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम शुरू हो गया। यह जनगणना 2 चरणों में कराया गया। पहला चरण था 7 जनवरी से 21 जनवरी तक का फर्स्ट फेज, 15 दिन का, 14 दिन का। 7 जनवरी से 21 जनवरी तक बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई गई। फिर बची हुई जो क्षेत्र थे जहां जनगणना करानी थी, 15 अप्रैल से काम शुरू किया गया। 15 अप्रैल से 15 मई द्वितीय चरण था, सेकेंड स्टेज था, और 15 मई तक इसको पूरा करना था। बट कुछ लोग इसके विरोध में हाई कोर्ट में चले गए और 4 मई 2023 को, आई रिपीट, 15 मई को खत्म होना था, 15 अप्रैल से 4 मई तक चला। 4 मई 2023 को बिहार हाई कोर्ट ने इस जनगणना पर फिर से रोक लगा दी।
फिर बिहार सरकार को कहना पड़ा कि ये जनगणना नहीं है, ये सर्वे है, और तब जाकर के हाई कोर्ट ने जनगणना कराने की अनुमति दी। 2 अगस्त 2023 से आज हम लोग सितंबर में हैं, इसी 2 अगस्त 2023 से फिर से बिहार में जाति आधारित जनगणना का जो बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट था उसको शुरू किया गया, और 6 अगस्त यानी 4 दिनों का थोड़ा सा काम बचा हुआ था, 6 अगस्त 2023 को ये जाति आधारित जनगणना का काम पूरा कर लिया गया। 6 अगस्त 2023 को जाति आधारित जनगणना का काम पूरा किया गया। अब उसके रिपोर्ट जारी करने की बात थी, लेकिन रिपोर्ट जारी करने और नहीं करने को लेकर के मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में चला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को इस पर अपना बहस किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 सप्ताह के लिए, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें एंट्री कर गई, 1 सप्ताह का मौका फिर से 28 तारीख का डेट देकर के दिया, 28 अगस्त को। अभी हम सितंबर में हैं और अभी भी मामला फंसा हुआ है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इतनी कहानी मैंने बताई इसलिए बच्चा कि आपको समझ में आ चुका होगा कि जाति आधारित जनगणना जरूरी है। जब तक भारत में सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार जाति रहेगा, जब तक भारत में जातीय आधार पर आरक्षण लागू रहेगा, जब तक भारत में जातीय आधार पर विकास योजनाओं का निर्माण होता रहेगा, हर जाति की स्थिति के बारे में ज्ञान तो होना चाहिए ना। ऐसे कंडीशन में जाति आधारित जनगणना और हर जाति का सामाजिक शैक्षिक स्थिति का विवरण सरकार के पास होना जरूरी है। हमारे पास किस जाति के सामाजिक शैक्षिक स्थिति क्या है ये जानकारी ही नहीं हो और हम जाति के आधार पर विकास योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। इसलिए जाति आधारित जनगणना भारत की जरूरत है, ये क्लियर हो चुका। और दूसरी बात, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, बातचीत आपसे किया, उसमें ये भी क्लियर हो चुका होगा बच्चा कि कास्ट सेंसस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए, यूपीएससी के लिए, अभी के लिए कास्ट सेंसस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लगातार मामला विपक्ष के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारी चर्चाओं से आपको इस बात का एहसास हो चुका होगा कि एक करेंट टॉपिक है और इसको कहीं से जोड़ करके सवाल पूछा जा सकता है, सवाल बन सकता है। इसलिए इसको हमें पढ़ लेना चाहिए और इसीलिए मैं आज ये टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं और इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है? हर टॉपिक में कुछ चीजें, जैसे मैंने अभी जितनी भी बातें बोली, इसका एक पीपीटी बना करके मैं आपको सेंड करवा दिया हूं। मेरे ख्याल से आपको मिल चुका होगा बच्चा। आज आपको क्लास का कुछ पीपीटी मिला है। वाई 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 लिखिए, वाई या यस 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 लिखिए। आज की क्लास जाति आधारित जनगणना पर कोई पीपीटी आपको मिला है? मिल गया होगा, भेज दिया गया होगा। ठीक है? इंग्लिश मीडियम के बच्चे, आपके लिए ये व्यवस्था फाइनल कर दी गई। बहुत वापो रहा कि एक साथ एक ही क्लास में दोनों को कैसे मैनेज करना है, तो मैं यहां पर तो जैसे कर रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं, वैसे पढ़ाता रहूंगा। और जो अभी पीपीटी आपको भेजा जा रहा है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, पूरे क्लास का जो पीपीटी बना करके मैं दे रहा हूं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, उसका 100% इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दे दिया जाएगा। हो सकता है आज वाला नहीं मिला होगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अब ये धीरे 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 यही एक पैटर्न बन जाएगा जो मैं यहाँ क्लास कराऊंगा। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आता जाएगा, कंसेप्ट आपको समझ में आता जाएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी मैं इंग्लिश में यहाँ यूज कर रहा हूँ, उससे भी लगभग बातें आपको समझ में आती जाएगी। अब रही बात आपके इस पूरे क्लास का एक इंग्लिश में 100% इंग्लिश में पीपीटी, वो ट्रांसलेट करके क्लास के एक दिन बाद वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और 100% इंग्लिश मीडियम का नोट्स भी आपको मेरे ख्याल से 2-3 टॉपिक का दिया जा चुका है, वो नोट्स भी आपको मिलता रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के साथ बैलेंस बनाते हुए ये क्लास आगे बढ़ेगा। ठीक है? क्योंकि 3-4 दिनों में बहुत कुछ समझने का मौका मुझे मिला, तो मैंने यही कहा कि आप इसी तरीके से इसको मैनेज कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने एन लिख रहे हैं आज। हिंदी इंग्लिश समझ नहीं
सबने वाई लिखा है बच्चा, एक इस क्लास का पीपीटी आपको मिल गया होगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने एन लिखा है, इंग्लिश वाला नहीं मिला होगा, जो इंग्लिश वाला इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग से मिल जाए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इस टॉपिक पर, जाति आधारित जनगणना पर, ठीक है। और इस टॉपिक के जो डायमेंशन है, वो टॉपिक के डायमेंशन को हम लोग खींच लेते हैं। टॉपिक का नाम आपने लिख दिया होगा, जो भी मैंने फैक्ट्स बोला है वो फैक्ट्स पीपीटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक का जो डायमेंशन बन सकता है, जहां से प्रश्न बन सकता है, 2 लाइन में आप जाति आधारित जनगणना का अर्थ लिख सकते हो, जाति आधारित जनगणना का अर्थ। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कास्ट सेंसस, मीनिंग ऑफ कास्ट सेंसस, ठीक है। जाति आधारित जनगणना के पक्ष में तर्क या एडवांटेज, जाति आधारित जनगणना के लाभ, एडवांटेज ऑफ कास्ट सेंसस, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट सेंसस, और एक इवैल्यूएशन कर लेंगे हम लोग, समीक्षा कर लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे, फाइनली इस पर अपना विचार, अपना स्टैंड ले लेंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले आप लिखिए, अब अपने कॉपी पे चले आइए और कॉपी पे पहला हेडिंग डालिए, जाति आधारित जनगणना का अर्थ। जाति आधारित जनगणना का अर्थ, मीनिंग ऑफ कास्ट सेंसस या कास्ट बेस्ड सेंसस, कुछ भी लिख सकते हो। मीनिंग ऑफ कास्ट सेंसस, मीनिंग ऑफ कास्ट सेंसस, अंडरलाइन दो, एक 2 लाइन का इसमें अर्थ केवल लिख दो। किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में रहने वाले किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या के, किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, एवं शैक्षिक स्थिति का विवरण प्राप्त करना, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का विवरण प्राप्त करना, डैश जाति आधारित जनगणना कहलाता है, जाति आधारित जनगणना कहलाता है। कास्ट सेंसस की संज्ञा दी जाती है या कास्ट सेंसस कहा जाता है। कैपिटल बी, एक हेडिंग डालो, जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य, जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ कास्ट सेंसस, ऑब्जेक्टिव ऑफ कास्ट सेंसस
ऑब्जेक्टिव ऑफ कास्ट सेंसस। ऑब्जेक्टिव ऑफ कास्ट सेंसस। ए हो गया अर्थ आपका। बी है ऑब्जेक्टिव ऑफ कास्ट सेंसस। ध्यान दो, सरकार ने इसके लिए 3 ऑब्जेक्टिव बताए। 2011 में जब सरकार ने जनगणना का निर्णय लिया, जाति आधारित जनगणना का निर्णय लिया, तो सरकार ने कहा कि इसके 3 उद्देश्य हमारे हैं। पहला उद्देश्य है कि भारत के गांवों में और शहर के क्षेत्रों में जितने भी लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे, उनके परिवारों की जानकारी प्राप्त करना। क्योंकि अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो जातिवार कितने परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं इसका विवरण हमें प्राप्त होगा, उनकी जानकारी हमें मिलेगी। दूसरा, भारत में जितनी भी जातियां हैं, जातिवार उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जानकारी हमें मिलेगी। अगर जाट है तो जाट की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति कैसी है। गुर्जर है तो गुर्जर की सामाजिक, शैक्षिक स्थिति कैसी है। यादव है उनकी कैसी है, कोयरी है उनकी कैसी है। दुसाध, चमार, सभी जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का विवरण इससे प्राप्त होगा। और इन सूचनाओं के आधार पर इनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना आसान रहेगा, उनको लागू करना आसान रहेगा। पता चला हम जिस जाति के लिए विकास योजना बना रहे हैं उस जाति की स्थिति बहुत अच्छी है, शिक्षा के क्षेत्र में वो टॉप पे है, और हम उनके शिक्षा विकास के लिए योजना बना रहे हैं। क्यों बनाएंगे? हम उस धन का प्रयोग उस जाति के लिए करेंगे जहां की शिक्षिक, शैक्षिक स्थिति जिनकी बहुत खराब है। बट ये हमें पता कैसे चलेगा? ये तो पता तभी चलेगा ना जब हर जातिवार हमारे पास सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का विवरण हो। किस जाति की सामाजिक, शैक्षिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है। हम बहुत से जातियों की स्थिति समझ रहे हैं ठीक है और उसकी हालत बहुत खराब है। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि नहीं वो शैक्षिक रूप से काफी पिछड़ी है, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी है, तो आर्थिक विकास और शैक्षिक विकास को केंद्र में रख करके हम उसके विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे। तो सरकार ने 3 उद्देश्य बताए, तीनों उद्देश्य लिखिए आप। नंबर 1, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की जानकारी प्राप्त करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की जानकारी प्राप्त करना। सेकेंड पॉइंट, दूसरा, विभिन्न जातियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति की, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, शैक्षिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। और 3 नंबर पॉइंट, इन सूचनाओं के आधार पर
सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना एवं संपादन करना। विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना एवं संपादन करना। डेवलपमेंट प्रोग्राम सभी जातियों का जब ब्यौरा हमारे पास होगा तो फिर हमारे लिए उनके लिए विकास योजनाओं का निर्माण करना आसान हो जाएगा, एग्जीक्यूट करना आसान हो जाएगा। डन। अब बारी आती है, ये था भारत सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना के पीछे दिया गया उद्देश्य, और सरकार ने कहा कि इसी पर्पस से जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। जिस समय सरकार ने 2011 में जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए के बारे में निर्णय लिया, एक साथ विरोध शुरू हुआ। पूरा भारत दो गुटों में बट गया। एक कास्ट सेंसस कराने का पक्षधर था तो दूसरा कास्ट सेंसस का विरोधी था। कास्ट सेंसस कराने के जो पक्षधर थे उनके अपने आर्गुमेंट्स थे, वो इसके एडवांटेज की बात करते थे, इसके लाभों की बात करते थे, और जो विरोधी थे वो इसके हानियों की चर्चा करते थे, इसके डिसएडवांटेज की चर्चा करते थे। दोनों के अपने अपने तर्क थे। एक लंबी बहस हुई और इस लंबी बहस के बाद फाइनली सरकार ने कास्ट सेंसस कराने का निर्णय लिया। ये लंबी बहस यहां भी आएगी बच्चा, इसलिए हम लोगों ने कैपिटल सी और कैपिटल डी दो पक्ष रखा है। कैपिटल सी एडवांटेज ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सेंसस सी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी, ये आपका हमने लिख दिया। मीनिंग ऑफ कास्ट सेंसस, एडवांटेज ऑफ कास्ट सेंसस। जिन्होंने लाभों की चर्चा की वो बड़ा क्लियर है, क्योंकि भारत सरकार ने जिन उद्देश्यों की चर्चा की थी वही उनके लाभ थे। उनका कहना था कि आज भी भारत एक जाति प्रधान समाज है। जाति के आधार पर सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा माना जाता है व्यक्ति को, इसी के आधार पर समाज में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और जब भारत एक जाति प्रधान समाज है, ऐसे भारत में प्रत्येक जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जानकारी होनी जरूरी है, और इसके लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। इसके लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है, कराया जाना चाहिए। इससे सभी जातियों की रियल स्थिति का पता चलेगा, तो उनके लिए समुचित विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना संभव होगा। किस जाति की शैक्षिक स्थिति खराब है, उसके शिक्षा विकास पर फोकस होकर के हम योजना बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। जिस जाति की आर्थिक स्थिति खराब है, हम उनके लिए रोजगार सृजन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, हम उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे। तो हमें ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि किस जाति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति कैसी है। इसलिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। इससे आरक्षण व्यवस्था को रेशनलाइज करना जरूरी हो जाएगा, अच्छा लगेगा, होना संभव होगा। हम जाति को सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार माने हुए हैं। आजादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं। 75 वर्षों में क्या इस आरक्षण व्यवस्था और विकास योजनाओं के कारण जाति की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है तो कितना हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, कहां तक नहीं हुआ है? ये जब तक उनकी स्थिति
कास्ट सेंसस से पता नहीं चलेगी, तब तक हम उनके बारे में ना तो कोई समीक्षा कर सकते हैं और ना ही उनके लिए कुछ और बेहतर सोच सकते हैं। अगर पता चल जाता है सही स्थिति, तो हमें जाति व्यवस्था के आधार पर जो आरक्षण लागू किया गया है, या अगर हम कहें तो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर जो आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है, और सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार जाति को माना गया है, अगर हमें पता चल जाता है कि जाट भारत में बहुत मजबूत स्थिति में है, तो फिर जाटों को आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना से तस्वीर साफ हो जाती है कि हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट सबसे मजबूत स्थिति में है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से। दो चीजें होगी, कोई भी राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण कि हम जाट को आरक्षण देंगे, इस तरह का झूठा वादा करने से बचने का प्रयास करेगा, क्योंकि तस्वीर सबके सामने होगी स्क्रीन पर। सारे लोग जानेंगे कि जाट को आरक्षण की जरूरत नहीं है। जाट एक बहुत ही दबंग जाति है, जाट हर चीज में ऊपर है, क्यों आरक्षण? अगर कोई राजनीतिक दल कह रहा है तो गलत कह रहा है, राजनीतिक दल को भी कहने में शर्म आएगा और स्वयं जाट को भी आरक्षण मांगने में खराब लगेगा, क्योंकि आंकड़ा स्पष्ट कर देगा कि जाट तो शैक्षिक रूप से काफी आगे जा चुके हैं 75 वर्षों में, आर्थिक रूप से काफी आगे जा चुके हैं, सामाजिक रूप से काफी आगे जा चुके हैं, और बहुत सारी ऐसी जातियां जो कि बहुत पीछे है, अल्पसंख्यक होने के कारण उनकी आरक्षण की आवाज दबा दी जाती है। सरकार उनके आरक्षण के बारे में भी सोच सकती है, सोचने के लिए प्रेरित हो सकती है। तो जो रियल में जो बॉटम में है उन्हीं को आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था के पीछे का आदर्श उन्हीं के लिए है। तो आरक्षण व्यवस्था को रेशनलाइज करने में भी इसमें मदद मिलेगा, इससे फायदा होगा। सरकार ने कहा था कि गरीबी रेखा से के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी मात्रा और प्रकृति की जानकारी संभव होगी कास्ट सेंसस से, और फिर उनके लिए विकास योजनाएं बनाना आसान हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी इसके एडवांटेज है, ये भी हम एडवांटेज में लिख सकते हैं। और कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कास्ट सेंसस से भारत में रहने वाली सभी जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के स्पष्ट विवरण प्राप्त होने से उनके लिए विकास योजनाओं को लागू करना आसान होगा, सही विकास योजनाओं को लागू करना आसान होगा, आरक्षण व्यवस्था को रेशनलाइज करना आसान होगा, बॉटम के लोगों को आइडेंटिफाई करना आसान होगा, कौन बॉटम में है कौन बॉटम में नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना आसान होगा, जिससे एक सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज के निर्माण को संभव बनाया जा सकता है। हमारे संविधान का जो आदर्श है उस आदर्श को प्राप्त करना आसान होगा। ये इसके एडवांटेज है। जबकि वहीं पर इनके हानि की चर्चा करने वाले लोगों ने भी जोर मचा दिया, बोला पागल हो गए हैं लोग, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में आकर के हम जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं। जाति आधारित जनगणना से विभिन्न जातियों के बीच ईर्ष्या द्वेष का भाव और बढ़ेगा। कई जातियां आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति बदल के लिखवाना शुरू कर देगी जनगणना में। ऐसा हुआ है बच्चा। शुरू शुरू में आरक्षण नहीं था। 1931 में जब जाति आधारित जनगणना हुई तो बहुत सारी जातियों ने अपनी जाति को ऊंचा लिखवा दिया, ऊंची जाति से संबंधित लिखवा दिया। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा जो कारपेंटर जाति है उनको विश्वकर्मा कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में एक कारपेंटर ओबीसी की कैटेगरी में कैटेगराइज है। 1931 में उत्तर प्रदेश के कई जिलों के विश्वकर्मा जो दिल्ली में रहते थे, इन्होंने सेंसस में जनगणना में लिखवाया विश्वकर्मा ब्राह्मण। आपकी जाति क्या है? विश्वकर्मा ब्राह्मण। आपकी जाति क्या है? विश्वकर्मा ब्राह्मण।
क्योंकि उस समय ऊंची जाति का सदस्यता हासिल कर लेने से ऐसे ही समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा ऊपर उठ जाती थी। समाज कंप्लीट कास्ट सोसाइटी था, समाज पूरी तरह से जाति समाज था। लेकिन आजादी के बाद जब जाति आरक्षण का आधार बन गया, जाति सब सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार बन गया, तो सोचो कि जो व्यक्ति विश्वकर्मा ब्राह्मण लिखवाकर ब्राह्मण बन गया होगा, वो अफसोस कर रहा होगा आजादी के बाद कि काश हमारी कैटेगरी ओबीसी में ही रखी गई होती तो हमको आरक्षण का लाभ मिलता। हमारे उस क्लास के बच्चे ने, जो बागपत जिले का रहने वाला था, हमसे कहा, मेरा एक बच्चा था वहां पर स्टूडेंट था, वहीं आईपीएस था, कि किसी तरीके से मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ वहां से बनवा दिया जाए। मेरे परदादा लोग वहां रहते थे, अगर सरकार चाहे तो वहां से मेरा सब कुछ बन सकता है, और जब वहां से मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा तो ओबीसी के अंतर्गत मुझको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। दिल्ली में तो मुझे ब्राह्मण की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो 1931 में जब जाति आधारित जनगणना हुई तो ऐसा लोग जाति को बदल करके लिखवाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। 2011 में जाति आधारित जनगणना के अगेंस्ट में जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भारत में फिर से एक कहानी शुरू होगी, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लोग जाति बदल करके लिखवाना शुरू करेंगे, भ्रष्टाचार का एक नया दौर शुरू होगा, पैसा ले लेके लोग जाति बदलना शुरू कर देंगे। यही नहीं, अगर जाति आधारित जनगणना के बाद पता चलता है कि जाट की स्थिति बहुत मजबूत है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, बट कौन सरकार है जो आरक्षण का लाभ रोकेगी? जाट सड़क पर आ जाएंगे, यादव सड़क पर आ जाएंगे, या फिर कई जातियां कहना शुरू कर देगी कि हमको आरक्षण बढ़ाया जाए। अब जो ओबीसी के अंतर्गत टॉप पे है, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत टॉप पे पहुंची हुई जातियां हैं, और जो बॉटम की जातियां हैं, वो बॉटम की जातियां टॉप के जातियों को आरक्षण न दिया जाए इसके लिए आंदोलन करना शुरू करेगी कि उनको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, आरक्षण का लाभ हमें लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि रिजर्व कैटेगरी से हम लोगों को एक भी सीट नहीं मिली है। सब शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत शामिल उन जातियों को मिला है जो पहले से ही जिनका अपवार्ड मोबिलाइजेशन हुआ पड़ा है। समझ में आ रहा मेरी बात? आलोचकों ने कहा कि इस तरीके से समाज में एक नया तनाव का दौर आएगा, आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। इधर राजनीति को भी जाति के आधार पर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ के हितों को सिद्ध करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी जाति आधारित राजनीति को और हवा देगी, हमें सत्ता में आने दो, हम तुम्हें आरक्षण दिलवाएंगे, इस तरह के वायदे करेंगी। फिर से समाज में जातिवाद बढ़ेगा, फिर से समाज में कटुता बढ़ेगा। और यदि गलत सूचना दे दे करके, पैसा दे करके लोगों ने अपने को ओबीसी या एससी के अंतर्गत शामिल करवा लिया, तो हमारे सामाजिक न्याय का आदर्श बाधित होगा। फिर से भारत एक जाति 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 वाले माहौल में आ जाएगा, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित होगी। हम आधुनिक भारत बनाने जा रहे हैं, हम तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाला भारत बनाने जा रहे हैं, और ऐसे भारत में, 21वीं सदी के भारत में हम जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। ये उन लोगों का तर्क था जो भारत में जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जाति आधारित जनगणना के ढेर सारे डिसएडवांटेज गिना दिए और कहा कि नहीं, भारत में जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जानी चाहिए। अब हमें हमें आपको ये डिसाइड करना होगा, हम केजीएस के छात्रों को डिसाइड करना होगा कि फाइनली इस पर स्टैंड हमारा क्या होना चाहिए। हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए हम सोचेंगे, बट पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग लिख लेते हैं बच्चा। तो सबसे पहले आपने जो हेडिंग डाल रखा है वो लिखिए। हमारा पहला हेडिंग है एडवांटेज, और एडवांटेज में पहला एडवांटेज लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। जाति प्रधान भारतीय समाज में
जाति प्रधान भारतीय समाज में विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस, ब्रैकेट बंद, की जानकारी संभव, जाति प्रधान भारतीय समाज में विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जानकारी संभव। संभव का मतलब संभव होगी, जाति आधारित जनगणना से इनकी स्थिति की जानकारी संभव हो पाएगी। दूसरा पॉइंट, विभिन्न जातियों की सही संख्या, एवं स्थिति के आकलन से विभिन्न जातियों की सही संख्या एवं स्थिति के आकलन से, कॉमा, उनके लिए समुचित विकास कार्यक्रमों हॉलिस्टिक या समग्र लिखो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, समग्र समुचित विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना एवं क्रियान्वयन करना संभव, निर्माण करना एवं क्रियान्वयन करना संभव। तीसरा पॉइंट, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या की मात्रा एवं प्रकृति की पहचान करके, जनसंख्या की मात्रा एवं प्रकृति की पहचान करके इनके लिए समुचित कार्यक्रमों का निर्माण करना संभव। इनके लिए समुचित कार्यक्रमों का निर्माण करना संभव। चौथा पॉइंट, फोर्थ, चौथा, आरक्षण व्यवस्था का तार्किकीकरण संभव। आरक्षण व्यवस्था का तार्किकीकरण संभव, रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन संभव। और पांचवा पॉइंट, ये सब होगा सामाजिक न्याय से युक्त
विकसित भारत का निर्माण करना संभव। सामाजिक न्याय से युक्त विकसित भारत का निर्माण करना संभव। सामाजिक न्याय से युक्त विकसित भारत का निर्माण करना संभव। क्लियर? विपक्ष ने क्या कहा? इस एडवांटेज ऑफ कास्ट सेंसस, डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट सेंसस। पहला, पहला पॉइंट चर्चा मैं कर चुका हूं आपके सामने। विभिन्न जातियों के मध्य विद्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, हेटेड फीलिंग, इस तरह की फीलिंग आएगी। विभिन्न जातियों के मध्य विद्वेष की भावना में वृद्धि, फलतः सामुदायिक सौहार्दता, कम्युनिटी हार्मोनी, सामुदायिक सौहार्दता कमजोर, सामुदायिक सौहार्दता कमजोर। सेकंड पॉइंट, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति बदलकर दर्ज करवाने की संभावना। जाति बदलकर दर्ज करवाने की संभावना। या गलत सूचना, या गलत सूचना प्रदान करने की संभावना, या गलत सूचना प्रदान करने की संभावना। सभी जातियां अपनी स्थिति के बारे में गलत सूचना दे सकती है। स्थिति काफी विकसित है लेकिन दिखा सकती है कि बहुत पिछड़े हैं, ताकि सरकार उनके लिए विकास योजनाएं बनाए। गलत सूचना प्रदान करने की संभावना। डैश डैश फलतः समानता एवं सामाजिक न्याय का लक्ष्य, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, गोल ऑफ इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। समानता एवं सामाजिक न्याय का लक्ष्य बाधित, समानता एवं सामाजिक न्याय का लक्ष्य बाधित। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉरी, तीसरा, जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा, जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा। प्रमोशन ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, प्रमोशन ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा। और लोकतंत्र को खतरा, और लोकतंत्र को खतरा, लोकतंत्र को खतरा, लोकतंत्र कमजोर, कुछ भी लिखो। फोर्थ पॉइंट, आरक्षण के मुद्दे पर
एक और डिसएडवांटेज की बात करते हैं लोग। आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव में वृद्धि, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। सब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, सब आरक्षण का लाभ, विकास योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास करेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव में वृद्धि की संभावना। और एक लास्ट पांचवा पॉइंट दे सकते हैं डिसएडवांटेज, सबका निचोड़ है ये, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित। हम भारत को एक आधुनिक भारत बनाने जा रहे हैं बच्चा, हम भारत को एक आधुनिक भारत बनाने जा रहे हैं। बट फिर से कास्ट बेस्ड सेंसस होने से समाज में कास्ट के आधार पर तनाव बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, जाति आधार पर ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा, जातिवाद बढ़ेगा, जाति आधारित राजनीति चरम पे हो जाएगी। और यह स्थिति कहीं ना कहीं आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण के मार्ग में बाधक है। ऐसे स्थिति वाले समाज को हम आधुनिक भारतीय समाज नहीं कह सकते हैं, आधुनिक समाज नहीं कह सकते हैं। हम आजादी के बाद आधुनिक भारतीय समाज बनाने के निर्णय या लक्ष्य को लक्षित करके आगे बढ़े हैं। हम निरंतर विभिन्न तरीकों से आधुनिक समाज का निर्माण कर रहे हैं और फिर से कास्ट सेंसस, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट 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 कॉन्फ्लिक्ट, तमाम तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं आधुनिक समाज के निर्माण के लक्ष्य से हमें दूर कर देगी। इसलिए इसका एक और डिसएडवांटेज होगा, इसका एक और नुकसान होगा। इसलिए भारत में जाति आधारित जनगणना नहीं की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। इस तरह से आपने देखा भारत में जाति आधारित जनगणना का पक्ष और विपक्ष। जाति आधारित जनगणना की बात उठी तो पूरा समाज दो गुटों में बंध गया। एक ने कहा होनी चाहिए, ढेर सारे एडवांटेज हैं इसके। दूसरे ने कहा नहीं होनी चाहिए, ढेर सारे नुकसान हैं इसके। फाइनली हुई, बट अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं हुई। तो तस्वीर भी आपके सामने है, वो कहानी भी आपके सामने है। अभी भी है, रिपोर्ट जारी नहीं होनी चाहिए, समाज में फिर से कटुता आ जाएगी। एक कह रहा है कि नहीं, क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन का आधार भारत में जाति है, जाति को हम पूरी तरह से छोड़ नहीं पाए हैं, तो प्रत्येक जाति का विवरण, प्रत्येक जाति के स्टेटस का ज्ञान, नॉलेज होना चाहिए। हम लोगों का स्टैंड क्या होगा बच्चा? ये तो क्लियर है कि सरकार ने स्टैंड लिया कि होनी चाहिए। लेकिन होनी चाहिए के बाद भी सरकार कहीं ना कहीं रिपोर्ट जारी करने में हिचकिचा रही है। सरकार रिपोर्ट जारी करने में हिचकिचा रही है। आपकी क्या राय है? जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए यस लिखो, नहीं होनी चाहिए नो लिखो। यस 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 यस।
मैक्सिमम बच्चों का यस है, होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोगों का भी स्टैंड यही होना चाहिए बच्चा, कि हम लोगों को इस पर स्टैंड यही रखना है कि भारत में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज की जो बातें कही गई हैं वो डिनाई नहीं की जा सकती है, वो है। जाति आधारित संघर्ष बढ़ेगा, समाज में जातिवाद बढ़ेगा, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ेगा, डेमोक्रेसी को नुकसान होगा, आधुनिक भारत के निर्माण की प्रक्रिया बाधित होगी। पर चाहे जो भी हो, जब तक भारत जाति समाज रहेगा, जब तक भारत में सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में जाति को मान्यता दी गई रहेगी, जब तक विकास योजनाओं के निर्माण जाति आधार पर संचालित किए जाते रहेंगे, बनाए जाते रहेंगे, हर जाति की सामाजिक शैक्षिक स्थिति का ज्ञान होना तो लाजमी है। हम जाति के आधार पर विकास योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। और हर जाति के सामाजिक और शैक्षिक विकास का क्या स्तर है, इसकी जानकारी प्राप्त करने से हम बच रहे हैं। ये गलत है। आज भी हम शैक्षिक विकास योजनाओं का निर्माण जाति के आधार पर कर रहे हैं। अरे भाई, शेड्यूल कास्ट के लिए बना रहे हैं ना, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से शैक्षिक विकास योजनाएं बनाई जा रही है, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से आर्थिक विकास योजनाएं बनाई जा रही है, कौशल विकास योजनाएं बनाई जा रही है, रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अनुसूचित जातियों के लिए इस तरह से ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही है। योजनाएं जातीय आधार पर चलाई जा रही है, योजनाएं जातीय आधार पर बनाई जा रही है, चाहे वो शिक्षा विकास से संबंधित योजना हो, कौशल विकास से संबंधित योजना हो, रोजगार सृजन से संबंधित योजना हो, सबकी बुनियाद जाति है। इन योजनाओं का लाभ किस जाति को कितना मिला, मिला भी कि नहीं मिला, 75 वर्षों में हम कहां पहुंचे हैं, इन जातियों के शिक्षा विकास में हम कहां हैं, आर्थिक विकास में हम कहां हैं, इसका ज्ञान तो हमारे पास होना चाहिए। अगर ज्ञान ही हमारे पास नहीं है तो फिर हम ये विकास योजनाएं क्यों जाति के आधार पर बना रहे? इसलिए उत्तर है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। सही है कि इसके कुछ नकारात्मक परिणाम हैं, सही है कि इसके कुछ निगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं, सही है कि इससे आधुनिक समाज के निर्माण की प्रक्रिया बाधित होगी, लेकिन आधुनिक समाज के निर्माण के तर्क पर भारत में जाति आधारित जनगणना के लाभों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, इसके एडवांटेज को डिनाई नहीं किया जा सकता। एडवांटेज है तो है। और जब तक भारत में सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार जाति रहेगा, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आरक्षण का आधार जाति रहेगा, सामाजिक शैक्षिक विकास हेतु चलाई जाने वाली योजनाओं का आधार जाति रहेगा, तब तक भारत में सभी जातियों के सामाजिक शैक्षिक स्थिति का विवरण प्रदान करने वाली कास्ट सेंसस का महत्व बना रहेगा। इसलिए भारत में कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस को डिनाई नहीं किया जा सकता है। और यही नहीं, इससे आरक्षण व्यवस्था का तार्किकीकरण संभव होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका होगा, रिजर्वेशन जो कि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, उसको हम रेशनलाइज कर पाएंगे। उसको हम रेशनलाइज कर पाएंगे। इसलिए इस पर हमारा स्टैंड यही होगा बच्चा, कि भारत में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। डन। इसलिए हम लोग अपना एक लास्ट डायमेंशन खींचते हैं। लास्ट डायमेंशन हमारा क्या है? ABCDE, और ये है मूल्यांकन। मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। इवैल्यूएशन। ठीक है, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष।
और मूल्यांकन करते हैं। ऐसी बंद कीजिए ना, परेशानी हो रही है। तो मूल्यांकन लिख देते हैं बच्चा। लिखिए, आप लिखना शुरू कीजिए। आपने हेडिंग डाल दिया कैपिटल ई, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। नीचे की तरफ एरो दीजिए और एरो देकर के लिखना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से निश्चित रूप से जाति आधारित जनगणना के कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। जाति आधारित जनगणना के कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। डॉट 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 डॉट। क्या दिखाई देते हैं नकारात्मक प्रभाव, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पैरा चेंज कर। परंतु भारत जैसे जाति प्रधान देश में, भारत जैसे जाति प्रधान देश में जहां जाति व्यवस्था कुछ परंपरागत स्वरूप तथा कुछ नवीन स्वरूपों के साथ अपनी निरंतरता को बनाए हुए है। परंतु भारत जैसे जाति प्रधान देश में, जहां जाति व्यवस्था कुछ परंपरागत स्वरूप तथा कुछ नवीन स्वरूपों के साथ अपनी निरंतरता को बनाए हुए है, और आरक्षण हेतु और आरक्षण हेतु सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में क्रियाशील है। सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में क्रियाशील है। डैश डैश। आधुनिक समाज के निर्माण के तर्क पर, आधुनिक समाज के निर्माण के तर्क पर जाति आधारित जनगणना के लाभों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जाति आधारित जनगणना के लाभों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बच्चा? आधुनिक समाज के निर्माण के तर्क पर कास्ट सेंसस के जो एडवांटेज है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, वो है।
सॉरी, पैरा चेंज। अतः निष्कर्ष है कि, अतः निष्कर्ष है कि, अतः निष्कर्ष है कि समकालीन भारत में, समकालीन भारत में जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना, कौमा, कुछ एक हानियों के बावजूद, कुछ एक हानियों के बावजूद आवश्यक एवं प्रासंगिक है। आवश्यक एवं प्रासंगिक है क्योंकि इससे न केवल, इससे न केवल विकास कार्यक्रमों को, इससे न केवल विकास कार्यक्रमों को वांछित लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, कौमा, बल्कि आरक्षण व्यवस्था का तार्किकीकरण, आरक्षण व्यवस्था का तार्किकीकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, ब्रैकेट में लिख सकते हो, रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, ब्रैकेट बंद, भी संभव हो पाएगा, भी संभव हो पाएगा। यही है बच्चा आज का टॉपिक। एक हेडिंग डालिए, संभावित प्रश्न, एक हेडिंग डालिए, संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न। पहला सवाल, भारत में जाति आधारित जनगणना के औचित्य का परीक्षण कीजिए। भारत में जाति आधारित जनगणना के औचित्य का परीक्षण कीजिए। दूसरा, भारत में, पहला सवाल कर दोगे, जाति आधारित जनगणना के औचित्य का परीक्षण कीजिए, इसकी रिलेवेंसी क्या है उसको एग्जामिन कीजिए। जाति आधारित जनगणना रिलेवेंट है कि नहीं है, रिलेवेंट है, एडवांटेज की चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज की चर्चा करने के साथ उसको जस्टिफाई करेंगे। भारत में जाति आधारित जनगणना के औचित्य का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इसके एडवांटेज की चर्चा, डिसएडवांटेज की चर्चा और फिर एडवांटेज पे बल देते हुए कंक्लूड किया जाएगा। सीधा सवाल है बच्चा।
आराम से हम लिख सकते हैं। दूसरा एक सवाल और है, भारत में जाति आधारित जनगणना, रिजर्वेशन से जोड़ करके इसमें सवाल बन सकता है। भारत में जाति आधारित जनगणना, कौमा, जाति आधारित आरक्षण के तार्किकीकरण में कहां तक सहायक हो सकती है। क्वेश्चन है फिर से, भारत में जाति आधारित जनगणना, कौमा, जाति आधारित आरक्षण के तार्किकीकरण में कहां तक सहायक हो सकती है। क्वेश्चन मार्क। उपयुक्त तर्क के साथ उत्तर दीजिए। आंसर विथ रिलेवेंट आर्गुमेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चा कि जो जाति आधारित जनगणना है, जो कास्ट सेंसस है, इसमें सभी जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति का विवरण प्राप्त होगा। इससे रिजर्वेशन व्यवस्था को रेशनलाइज करने में कैसे मदद मिलेगी, इससे रिजर्वेशन सिस्टम को कैसे रेशनलाइज किया जाना संभव होगा, इसी का उत्तर आपको देना है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। हम चाहे तो इसको फ्रेम भी कर सकते हैं। आप आंसर लिखो बच्चा, आप लिखो आंसर। क्वेश्चन आपका हो गया, आप आंसर लिखो और आंसर में पार्ट 1 दो। पार्ट 1 में हम क्या लिखेंगे, आरक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। पार्ट 1, आरक्षण व्यवस्था का अर्थ एवं उद्देश्य, क्योंकि यहीं से हमारा आंसर जुड़ेगा। समझ लो कि ये हमारा आंसर का इंट्रोडक्शन हुआ। हमारे आंसर का इंट्रोडक्शन हुआ, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है और इसका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आरक्षण व्यवस्था का अर्थ एवं उद्देश्य। पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2। आरक्षण के संदर्भ में, आरक्षण के संदर्भ में जाति आधारित जनगणना की हानि, कास्ट सेंसस का आरक्षण के कॉन्टेक्स्ट में क्या डिसएडवांटेज है पहले, क्योंकि पहले डिसएडवांटेज, तब एडवांटेज, और एडवांटेज पे फोकस्ड होकर के हमारा डिस्कस होगा। क्योंकि हमको ये दिखाना है कि कास्ट सेंसस जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम को रेशनलाइज करने में कारगर होगा, यानी रिजर्वेशन सिस्टम को रेशनलाइज करने में कास्ट सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल है, ये उसका एडवांटेज है। तो एडवांटेज पे फोकस्ड होना है, तो डिसएडवांटेज थोड़ा सा पहले चर्चा करेंगे। आरक्षण के संदर्भ में जाति आधारित जनगणना की हानि, पार्ट 3। आरक्षण के संदर्भ में जाति आधारित जनगणना का लाभ, एडवांटेज। आरक्षण के संदर्भ में जाति आधारित जनगणना का लाभ, एडवांटेज। स्वाभाविक बात है कि एडवांटेज ज्यादा होगा, डिसएडवांटेज कम होगा। आरक्षण के मामले में लड़ाई होगा, डिसएडवांटेज यही दिखा सकते हो।
कई जातियां आरक्षण की मांग के लिए आगे आना शुरू कर देगी। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जातीय तनाव होगा, लोग आरक्षण का लाभ लेने के लिए गलत इंफॉर्मेशन देंगे, इससे भी आरक्षण व्यवस्था को लागू करने में कठिनाई आएगी। ये सारी चीजें डिसएडवांटेज है, और डिसएडवांटेज कम है बट एडवांटेज इसका ज्यादा है। तो तीसरा पार्ट जो होगा आरक्षण के संदर्भ में जाति आधारित जनगणना का लाभ, इसमें ज्यादा पॉइंट आपका आएगा, आप यहां फोकस्ड होंगे। और लास्ट में पार्ट 4, ये हो जाएगा आपका निष्कर्ष। और निष्कर्ष क्या दोगे, एडवांटेज पे फोकस दोगे या डिसएडवांटेज पे? उत्तर है एडवांटेज पे फोकस दोगे। यानी ऊपर में ऑलरेडी आप दिखा चुके हो कि कास्ट सेंसस जो है वो कैसे रिजर्वेशन सिस्टम को रेशनलाइज करेगा, उसी को पकड़ करके और आप एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। इसमें आप कहोगे सही है कि इससे कुछ नुकसान है, कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन केवल उस डिसएडवांटेज के तर्क पर हम अपने रिजर्वेशन सिस्टम के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया को नहीं रोक सकते हैं। ऐसे भारत में जो आज भी जाति प्रधान है, जहां आज भी आरक्षण का आधार जाति है, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार जाति है, वहां हर जातियों के विवरण का ज्ञान हमें आरक्षण व्यवस्था को रेशनलाइज करने में सहायक होगा। इसलिए कास्ट सेंसस जरूरी है। ये टॉपिक आपका खत्म होता है बच्चा। कल हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल हम लोग वैश्वीकरण पे थोड़ी चर्चा करेंगे, ग्लोबलाइजेशन पे थोड़ी चर्चा करेंगे। और यहीं से मैं ग्लोबलाइजेशन को इसमें क्लब कर दूंगा, और तब फिर दोनों टॉपिक को मिलाकर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण, वैसे कुछ लक्षण उठाऊंगा, विवाह परिवार के बारे में चर्चा करूंगा, और फिर वहीं पर वैश्वीकरण का उस पर क्या प्रभाव है, दोनों को क्लब करते हुए चलूंगा। तो आज जाति व्यवस्था या भारतीय समाज के लक्षण में से जाति व्यवस्था के टॉपिक को मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। और हम लोग कल कुछ टॉपिक, कल हम लोग ग्लोबलाइजेशन वाली कहानी देखेंगे, समझेंगे। मेरे ख्याल से आप भी पढ़ के आइएगा वैश्वीकरण क्या है आदि आदि, और फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। डन। तो थैंक यू वेरी मच।